हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं सुमित आपका स्वागत करता हूं बुल इन्वेस्टमेंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड दैट इज HDFC का फुल फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और वैल्यूएशन भी करेंगे। दोस्तों, हर वीडियो के टॉपिक आपकी पसंद से ही लिए जाते हैं, तो अगर आपको किसी कंपनी का एनालिसिस वीडियो चाहिए तो आप नीचे कॉमेंट कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले कंपनी की हिस्ट्री और बिजनेस मॉडल के बारे में बात करेंगे। HDFC लिमिटेड एक NBFC कंपनी है, डेट इज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। ये थोड़ा बैंक के जैसा रहता है, बट ये एक कंपनी है जिसे 1997 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जिसमें हसमुख भाई पारेख एक इम्पोर्टेंट की रोल प्ले किए थे। और दोस्तों, HDFC को ICICI ने डेट इज इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने प्रमोट किया था। आज HDFC ग्रुप ICICI ग्रुप से काफी बड़ी हो गई है। दोस्तों, HDFC का कोर बिजनेस है हाउसिंग लोन का। HDFC अपने कस्टमर्स को हाउसिंग लोन प्रोवाइड करती है और HDFC के कुछ सब्सिडरीज भी हैं, जैसे कि HDFC बैंक, HDFC लाइफ, जनरल इंश्योरेंस, HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी, वेंचर कैपिटलिस्ट, रियलिटी, एजुकेशन बिजनेस और भी बहुत सारे सेक्टर्स में इनका प्रेजेंस है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि HDFC अपने कस्टमर्स को हाउसिंग लोन प्रोवाइड करती है और वहां से पैसा कमाती है। अब कैसे कमाती है, इसे डिटेल में समझते हैं। देखिए दोस्तों, कोई भी बैंक या NBFC के पास पैसा नहीं होता अपने कस्टमर्स को लोन देने के लिए। वो पहले मार्केट से पैसा उठाते हैं एज अ लोन या डिपॉजिट, फिर अपने कस्टमर्स को उसे देते हैं। बीच में जो पैसा बचता है वो उनकी कमाई होती है। फॉर एग्जाम्पल, HDFC लिमिटेड FDs के रूप में डिपॉजिट लेती है। अब HDFC के पास फंड आ गया, लेकिन HDFC को हर साल अपने कस्टमर्स को FD पे जो इंटरेस्ट होता है वो उन्हें देना होगा, तो इस इंटरेस्ट को कॉस्ट ऑफ फंड कहा जाता है। लेट्स अज्यूम HDFC 4% FD के लिए दे रहा है और अपने कस्टमर्स को हाउसिंग लोन 8% पे प्रोवाइड कर रहा है, तो जो बीच में 4% का गैप है उसे हम नेट इंटरेस्ट मार्जिन कहेंगे। ये बैंक्स की NBFCs की कमाई होती है। वैसे ऐसी कंपनीज के वैल्यूएशन करते वक्त हम बैंक का या NBFC के डेप्थ को नजरअंदाज करते हैं, क्योंकि इनका बिजनेस मॉडल ही कुछ ऐसा होता है। तो दोस्तों, जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ फंड है वो HDFC के केस में काफी कम हो जाता है, जो कि कंपनी के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि HDFC पे लोग भरोसा करते हैं। लोगों को लगता है कि हमारा पैसा HDFC बैंक में या HDFC लिमिटेड में एज द FD सेफ रहेगा, और इसी वजह से कंपनी को सस्ते ब्याज पे पैसा मिल जाता है, जिसकी वजह से उनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो काफी बढ़ जाता है। दोस्तों, अब आपको लेके आया हूँ टिकटेप की वेबसाइट पे। तो यहाँ पे आज बाजार में HDFC ने बहुत अच्छा मूवमेंट दिखाया है, लगभग 4-4.5% का पॉजिटिव मूवमेंट दिखाया है। और अगर रुपए में हम देखें तो 77 रुपए की तेजी हमें आज देखने को मिली है। आज पूरे दिन ये स्टॉक ग्रीन में रहा है। अगर हम एक साल के रिटर्न की प्रोफाइल देखें तो निगेटिव 17% का गिरावट हमें देखने को मिली है। स्टॉक ने हाई बनाया है लगभग 2500 का और लो बनाया है 1473 रुपए का। एक साल में स्टॉक ने लगातार गिरावट दर्ज की है और 5 साल में स्टॉक ने कोई खास परफॉर्मेंस भी नहीं दिखाया है। स्टॉक ने सिर्फ 37.69% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। स्टॉक ने हाई बनाया है 2499 का और लो बनाया है 1011 रुपए का। दोस्तों, इतने खराब परफॉर्मेंस के पीछे की वजह है IL&FL क्राइसिस और NBFC क्राइसिस। तो इन क्राइसिस की वजह से जो NBFCs हैं उन लोगों को फंड रेज करने में काफी प्रॉब्लम होने लगी, डिफॉल्ट्स भी बढ़ने लगे और बिजनेस कम होने लगा। तो इस वजह से हमें कोई भी NBFC के लास्ट 2 साल के शेयर प्राइस कुछ खास इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है यहाँ पे। बट FDFC के केस में इनका फंड रेजिंग इतना इफिशिएंट और चीप था, इसकी वजह से इन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई है क्राइसिस के वक्त। फिर भी बिजनेस को ट्रैक पे आने में टाइम लगेगा। आगे बढ़ने से पहले जो लेफ्ट हैंड साइड में इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट है उसे देख लेते हैं। हम सिर्फ यहाँ पे रेड चेकलिस्ट को ही देखेंगे। इंट्रिंसिक वैल्यू, करंट प्राइस इज मोर देन इंट्रिंसिक वैल्यू, मतलब कंपनी की जो ओरिजिनल वैल्यू है उससे ज्यादा पे स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। और ये एक तरीके से सही भी है, क्योंकि जो ऐसे स्टॉक्स होते हैं इन्वेस्टर्स उसे प्रीमियम में खरीदते हैं,
2 टाइम्स 3 टाइम्स या कभी कभी 10-20 टाइम्स प्रीमियम में खरीदते हैं। बिकॉज HDFC ग्रुप के कोई भी स्टॉक ले लो, उन्होंने लास्ट 10 साल में कंसिस्टेंटली ग्रोथ दिखाया है, अपने इन्वेस्टर्स को अच्छा पैसा बना के दिया है। तो यहाँ पे प्रीमियम में ट्रेड करना HDFC को तो बनता है। डिविडेंड रिटर्न, स्टॉक डजंट ऑफर अट्रैक्टिव डिविडेंड। देखो दोस्तों, स्टॉक में ग्रोथ ही इतनी अच्छी है तो डिविडेंड देख के कोई मतलब ही नहीं है। As I always say, dividend is just cherry on a cake. By the way, dividend yield is 0.87%. अब कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हैं तो आप यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग को देख सकते हैं 0%। तो ये कोई चौंकने वाली बात नहीं है, बिकॉज HDFC को ग्रुप ऑफ कॉर्पोरेट संभालते हैं, इसके लिए इनका कोई भी प्रमोटर नहीं है। म्यूचुअल फंड होल्डिंग लास्ट 6 क्वार्टर में लगातार बढ़ रहे हैं और इस क्वार्टर म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है 9.44%। DIIs की होल्डिंग भी लास्ट 6 क्वार्टर में लगातार बढ़ रहे हैं और इस क्वार्टर में DIIs की होल्डिंग है 18.29%। FIIs में होल्डिंग कम हुआ है बिकॉज स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ था और बहुत सारी चीजें हुई थी, उन वजह से जो FIIs हैं उन्होंने एग्जिट किया था। तो अभी FIIs की होल्डिंग है 70.16%। दोस्तों, यहाँ पे नोटिस करने वाली बात है कि कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। ऊपर के बाकी सारे पॉइंट्स की वजह से और इस वजह से जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है HDFC लिमिटेड का वो काफी स्ट्रांग है। ये एक अच्छे बिजनेस की साइन है। तो अब कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी देख लेते हैं। सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट को देखेंगे तो यहाँ पे टोटल रेवेन्यू आप 2016 में देख सकते हो 53,000 करोड़, 2017 में 61,000 करोड़, 2018 में 85,000 करोड़, 2019 में 1,03,000 करोड़ और 2020 में 1,07,000 करोड़। अगर हम 5 साल के CAGR निकाले, मतलब कि हर साल कितने परसेंट से रेवेन्यू ग्रोथ किया है, तो 17.3% आएगा, जो कि बहुत अच्छा है। मतलब कि लास्ट 5 सालों से ये कंपनी ने कंसिस्टेंटली ग्रोथ दिखाया है। एबिटा, डेट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन 2016 में 11,000 करोड़, 2017 में 12,000 करोड़, 2018 में 16,000 करोड़, 19 में 22,000 करोड़ और 20 में 26,000 करोड़। एबिटा भी बहुत बढ़िया तरीके से ग्रो कर रहा है। और अगर हम नेट इनकम की बात करें तो 2016 में 10,000 करोड़, फिर 17 में 11, 18 में 11,900 करोड़, 19 में 16,000 करोड़ और 20 में 21,000 करोड़। यहाँ मुझे कंपनी के नेट इनकम बहुत पसंद आया, क्योंकि अगर कंपनी का नेट इनकम देखें तो 19.50% के CAGR से नेट इनकम हर साल बढ़ रहा है, जबकि एवरेज इंडस्ट्री का नेट इनकम है 0.81% का CAGR। एवरेज इंडस्ट्री से काफी टाइम ज्यादा नेट इनकम ग्रो कर रहा है। इसके पीछे का रीजन साफ है। पिछले कुछ सालों में डेब्ट मार्केट में इतना सब कुछ होने के बाद लोगों का विश्वास डेब्ट मार्केट से धीरे धीरे कम हो रहा है और लोगों का ये सोचना है कि उनका इंटरेस्ट अमाउंट तो छोड़ो, कम से कम प्रिंसिपल अमाउंट वापस मिलना चाहिए। ऐसे में HDFC ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। इनकी रीपेमेंट की हिस्ट्री है वो कंसिस्टेंट है, इस वजह से लोगों का इंटरेस्ट FD की तरफ ज्यादा बढ़ता चला गया रेदर देन डेब्ट मार्केट। और साथ ही HDFC और बजाज फाइनेंस, ये 2 कंपनी है जो FD के रेट्स डिमांड के साथ कम करते चले गए। इसकी वजह से जो कंपनी का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ फंड है वो काफी कम हो गया है। रिलेटिवली प्रॉफिट में काफी अच्छी ग्रोथ दिखाई दी है। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको कहा था कि हम बैलेंस शीट में डेब्ट और फ्री कैश फ्लोस को इग्नोर करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डेब्ट कंपनी का लगातार बढ़ते जा रहा है, क्योंकि इनका बिजनेस मॉडल ही ऐसा है। ये जब लोन लेते हैं तभी अपने कस्टमर्स को लोन देते हैं। आप कंपनी का वैल्यूएशन करते हैं तो प्राइस टू बुक वैल्यू कंपनी का 2.33 है, जबकि सेक्टर का 1.78 है। तो अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो बैंक थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है और ये जस्टिफाइड भी है, क्योंकि कंपनी का इतना अच्छा बिजनेस मॉडल है, कंपनी का मैनेजमेंट भी बहुत बढ़िया है, कंसिस्टेंटली ग्रो भी हो रहा है बिजनेस, तो इतना प्रीमियम तो चलता है। रिटर्न ऑन इक्विटी 22% है, जो कि एक NBFC के हिसाब से बहुत बढ़िया है। रिटर्न ऑन एसेट 3.62% है, जो कि काफी बढ़िया है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन, जैसा कि मैंने आपको बताया, बीच में जो परसेंट बचता है ये इनकी कमाई होती है। तो पिछले साल नेट इंटरेस्ट मार्जिन था 3.8% और इस साल ये मार्जिन बढ़ के 3.9% हो गया।
दोस्तों मैं आपको बता दूं कि HDFC का नेट इंटरेस्ट मार्जिन बाकी कंपनी से काफी ज्यादा है। NPS दोस्तों लास्ट के 2 सालों में यहाँ पे कंपनी का NPS बढ़ा है और इससे बाहर निकलने के लिए कंपनी ने 1/3 पोर्शन ऑफ प्रोविजंस को निकाल के साइड में रखा है। कोई भी डिसीजन पे आने से पहले कुछ यहाँ पे पॉइंट्स जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। HDFC का मार्केट शेयर हाउसिंग फाइनेंस में 65% है, ये यहाँ पे मार्केट लीडर है। सेकेंड पॉइंट, रिटेल AUM डेट इज एसेट अंडर मैनेजमेंट लास्ट 5 सालों में 18% से ग्रोथ किया है। थर्ड पॉइंट, यहाँ पे जो हाउसिंग लोन का रिस्क है HDFC के लिए वो कम हो जाता है, क्योंकि इन्हें एक तो कम इंटरेस्ट पे करना है, जो इन्होंने बोरोइंग लिया है उस पे इनको कम इंटरेस्ट पे करना है, और सेकेंडली ये हाई सैलरी पर्सन को ज्यादातर प्रेफर करते हैं लोन प्रोवाइड करने के लिए, तो यहाँ पे जो रिस्क है डिफॉल्ट होने का वो कम हो जाता है। दोस्तों जैसा कि HDFC का कोर बिजनेस है हाउसिंग फाइनेंस, यहाँ पे HDFC के कुछ सब्सिडरीज भी हैं जो इनके रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करते हैं नियरली 54%, जो कि सब्सिडरीज का मैंने नाम आपको बताया था, HDFC बैंक, HDFC जनरल इंश्योरेंस और भी बहुत सारे। तो एट द एंड सवाल ये आता है कि इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना या नहीं। तो दोस्तों अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत बढ़िया स्टॉक है जिसमें स्टेबल रिटर्न्स आपको मिलेंगे। हमें इन्वेस्ट करते वक्त ज्यादातर स्टॉक्स ऐसे ही चूज करने चाहिए जिनको फंडामेंटली स्ट्रांग हो। तो आगे के सारे डिसीजंस आपके हैं, कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर ले। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।